बच्चों इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे एक्सरसाइज करना चैप्टर नंबर 6 का, जो कि है हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ना हम लोग एक काम करते हैं कि जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इस रिवीजन प्लान को। अगर आपको ये रिवीजन प्रॉपरली करनी है ना, तो आप हमारे उस लेक्चर को देखो जिसमें मैंने वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर को समझाया हुआ है। तो चलो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, जो आपके दिमाग में फटाफट आ रहा होगा कि सबसे पहला जो टॉपिक था ना उसमें कि कैसे हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो याद है फोर्स क्या होता था कि पुश और पुल मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते थे? फोर्स बोलते थे। अब ये फोर्स कितने टाइप के होते थे? तो देखो कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर याद है हमने दो लिस्ट किया हुआ था, कौन कौन से थे? एक तो था फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा मैंने बाइसेप दिखा के बताया था आपको कि मस्कुलर फोर्स होता है ना, जो आप हाथ से लगाते हो, पैर से धक्का देते हो, पुल करते हो, पुश करते हो हाथ पैर से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स, जिसमें मसल्स यूज होते हैं। अगेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता था कि उसमें हमने तीन लिस्ट किया हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, एक हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक, और एक था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तीनों के बारे में छोटी छोटी बातें हमने वहां पे किया हुआ था, बट इसको अभी यहां पे डिस्कस नहीं करते हैं। बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेज में क्या पढ़ा था आपने कि देखो अगर एक बॉडी है जिसपे कई तरफ से फोर्स लग रहा है, सब तरफ से फोर्स लग रहा है, बट वो हिल भी नहीं रहा है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स कैसा होता है? जिसमें कि आप क्या कर रहे हो कि सब तरफ से फोर्स लगा रहे हो, बट किधर एक तरफ ना कि मतलब कोई भी एक तरफ का जो फोर्स है ना वो जीत जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम यहां पे लगा देंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होते हैं। फिर था कि न्यूटन्स लॉज क्या थे हमारे मोशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से ना बार बार समझना कि पहला लॉ जिसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ इनर्शिया, ये यही बताता है कि एक बॉडी अगर रुका है ना तो रुका ही रहना चाहता है, और चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है इन यूनिफॉर्म मोशन, सीधी लाइन में। कब तक? कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसको लिख के अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे, लिखते समय समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं मैं। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे एक्सटर्नल अनबैलेंस, रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, और चल रहा है तो चलती रहना चाहता है, लेकिन सीधी लाइन में और यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। अगेन आपके पास था दूसरा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता था। तो याद है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही चीजें थी। वहां से ना एक फॉर्मूला बन के अपने पास आया था, जो कि था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आ गया। फिर आपने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है याद है ना आपको? मास इनटू वेलोसिटी होता है। उसी से हम लोग वहां पे क्वेश्चंस किए हुए थे, उस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, और ये एक्सरसाइज में भी हम लोग को मिलेगा, बट वहां पे भी करके ना जरूर देख लेना। फिर था न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम था कि एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब अगर कोई इंसान एक्शन करे, मतलब धक्का लगाए, पुल करे, पुश करे, तो उस पर रिएक्शन भी उतना ही जोर से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को एक चाटा मार दिया, तो मेरे हाथ पे भी उतना ही जोर से फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब एक्शन आपने किसी के गाल पे किया, रिएक्शन आपके हाथ पे हुआ। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में ना एक्शन अलग बॉडी पे होता है, रिएक्शन अलग बॉडी पे होता है। इसलिए हमने बताया था कि ये बैलेंस फोर्स नहीं होता है कि दोनों इक्वल और अपोजिट है। अरे इक्वल और अपोजिट है, लेकिन अलग अलग बॉडीज पे है, ठीक है, इसलिए ये बैलेंस फोर्स नहीं होता है। तो इस तरीके से ना आपने ये पूरा चैप्टर में यही सब चीजें पढ़ा हुआ था। अब हम लोग करते हैं इसके एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को बोला हुआ है कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी है किस पे? अ टेबल इज मूव अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है यहाँ पे F, और इसकी वजह से ये जो टेबल है ना, ये टेबल क्या हो रहा है? मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल, और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब भी फोर्स जो है ना बैलेंस फोर्स होते हैं। तो यहां पे क्या लिख देता हूं कि बैलेंस फोर्स, और बैलेंस फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी रहेगा जो इस तरफ रहेगा, एफ लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि बैलेंस फोर्स होने के लिए एफ प्लस माइनस एफ एफ। माइनस क्यों लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है? देखो ये डायरेक्शन अगर इधर जाना पॉजिटिव है, तो इस तरफ जाना को क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव। तो यहां पे आ गया एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब हो गया एफ इज इक्वल टू माइनस एफ एफ। एफ एफ मतलब होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपसे क्या पूछा था कि हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे क्या आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे आपको समझ में आ गई। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है कि फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक बॉल क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ये रहा
बोलता है कि चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। ठीक है, पहला क्या बोलता है कि इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सोचो अगर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, कोई भी फोर्स इस पे ना लगाया जाए, तो क्या होगा कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल अगर वो चल रहा था तो सेम स्पीड से चलते रहेगा। यही तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम स्पीड से ये चलता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड पार्ट क्या पूछता है कि इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉल, ठीक है, नेट फोर्स है यहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन था मोशन का और यही डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। समझाता हूं क्या है मतलब। क्या बोलता है ना कि अगर एक बॉल है, बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना वो इधर है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, यहां पे मोशन हो रही है, और फोर्स भी मैं, नेट फोर्स मैं इधर ही लगा रहा हूं। अगर मोशन के ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए ना तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो कि एक गाड़ी आगे की तरफ जा रही है ऐसे, और तुम उसको क्या कर रहे हो, पीछे से धक्का लगा दे रहे हो, तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां पे क्या बोलेंगे, इंक्रीज। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट पे, कि बोला है कि इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझो यहां पे एक बॉल है, बॉल ना इधर मूव कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बोलेंगे, यहां पे डिक्रीज वाला ऑप्शन यहां पे सही होगा। तो यहां पे क्या लिख देना, डिक्रीज, और यहां पे क्या लिख देना, इंक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि टू ब्लॉक्स दिया हुआ है ना हम लोग को, कि पी एंड क्यू, पी और क्यू नाम के दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर शोन इन फिगर। दिया हुआ है अपने को फिगर 6.36 में दिया हुआ है, एंड 6.36 बी, ये रहा ए एंड बी। बोलता था फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक पी while Q is moving with a constant velocity। चलो ठीक है, अब आपसे ना कुछ ऑप्शन पूछा है, बोलता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट क्या बोलता है कि P एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड Q डू नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। अब देखो एक बात समझना कि Q जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड जब भी रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी ही लिख दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो, और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है ना तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अब आपसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा हुआ था कि पी एक्सपीरियंस ऑन नेट फोर्स। देखो पी जो है ना वो नेट एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे, तो यहां पे नेट फोर्स के लिए मतलब एफ लिख दो, एफ ऑन नेट। तो यहां पे कितना आ जाएगा, नेट फोर्स यहां पे आएगा +5 एंड -4, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स यहां पे नेट फोर्स है, तो पहला ऑप्शन क्या है यहां पे सही। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, टिक मार्क, कि ये हो गया ट्रू। तो यहां लिख देते हैं टी। सेकंड में देखते हैं, बोलता है कि पी डू नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, लेकिन पी तो एक्सपीरियंस कर रहा है नेट फोर्स जो कि है 1 न्यूटन, तो ये तो गलत हो गया, तो इसको क्या बोल देना, फॉल्स। थर्ड में बोलता है कि पी एंड क्यू एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। नहीं भाई, पी तो एक्सपीरियंस कर रहा है बट क्यू एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट वाला क्या बोलता है कि नीदर पी नॉर क्यू एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये भी यहां पे फॉल्स है, क्योंकि पी तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देख रहे हो, 5 न्यूटन इधर से, 4 न्यूटन इधर से, तो रिजल्टिंग उसका 1 न्यूटन आएगा जो कि 5 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ स्नेक बोट रेस, जो कि केरला में होता है, यहां पे ना दिए हुए हैं कि 100 oarsmen आर रोइंग अ बोट टुगेदर। तो यहां पे ये रहा बोट, स्नेक बोट है, ये सांप वाला बोट नहीं है भाई, ये ऐसा नाम होता है इसका, ये रेस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सब जो है लगातार जो है चप्पू चला रहे होते हैं। अब इसमें क्या हुआ ना कि 100 लोग बैठे हुए थे, बोलता है आउट ऑफ दिस 95 जो है ना ये पीछे की तरफ पुश कर रहे थे, 95 जो है ना ऐसे पीछे की तरफ पुश कर रहे थे इसको, ताकि बोट क्या हो जाए, आगे की तरफ जाए। लेकिन गलती से ना 5 जो ओर्समैन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में करने लगे, मतलब इधर धक्का लगाने लग गया। ठीक है, ऐसे करके ये कितने हैं, 5 लोग, और ये कितने हैं, 95 पीपल।
सबसे एक्सपेक्टेड पता है क्या था कि सब लोग पीछे की तरफ पुश करेंगे और बोट जो है आगे जाएगी, बट गलती से 5 लोग गलत डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। अब क्या बोलता है कि अगर हर एक ओर्समैन जो है वो 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा सकता है, तो बताओ कि नेट फोर्स कितना होगा। अब देखो नेट फोर्स जो होगा ना वो कितना होगा समझते हैं। देखो अगर मान लो पीछे धक्का देना को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो आगे की तरफ धक्का देने को हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो यहां पे 95 पीपल जो कि पीछे धक्का दे रहे हैं और हर किसी ने कितना फोर्स लगा हुआ है, 200 न्यूटन। अब यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस यहां पे लिख दूंगा -5 इंटू कितना, 200। अब यहां पे कितना आ गया देखो, 5 टू 10, 9 टू 18, 119, 00, ये पॉजिटिव है, और यहां पे क्या आ गया 1000 नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे आ जाएगा 18,000 न्यूटन क्या हो रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं सो दैट कि बोट जो है ना वो आगे जा पाए। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा 18,000। देखो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। अब यहां पे क्या होता है ना, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हूं मैं, नेट फोर्स लगा रहा हूं, नेट फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं। तो बोलता है क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। अब यहां पे ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोलता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो ऑप्शंस हैं वो पहला ऑप्शन क्या है, बोलता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट नहीं होगा, इन द सेम डायरेक्शन होगा, तो पहला तो हो गया गलत। सेकंड क्या बोलता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगेन ये अपोजिट नहीं होगा, ये भी गलत है। थर्ड के बारे में देखो, बोलता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन जो होगा ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ऐसा नहीं होता है। जो एक्सेलरेशन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो ये वाला बात की इनवर्स की वजह से ना ये वाला बात गलत हो जाता है। लास्ट वाले को बोल देखो क्या बोला हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा ना वो वही डायरेक्शन में होगा विथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना सही है। तो इसने सारी बातें सही किया कि बोला डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो में ही एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमको 4 ऑब्जेक्ट के दिए हुए हैं, ए बी सी डी, दिख रहा है आपको चारों। इसमें बोला हुआ है हम लोगों को कि बताओ अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, बी पे कितना लग रहा है, सी पे कितना लग रहा है और डी पे कितना लग रहा है। तो देखो ए के बारे में बात करते हैं। अब देखो तुमने मोशन में तो पढ़ा होगा ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर सीधी लाइन ऐसे बन रही है, यहां पे दिख रहा है ये सीधी लाइन, कहां गया, ये रहा, ये देखो ये सीधी लाइन अगर ऐसे बन रही है ना ऐसे, तो सीधी लाइन का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, गौर करो, याद करो, जीरो होता है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वो भी जीरो होगा। तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का, ए का होगा नेट फोर्स जीरो। ठीक है, सेकंड में देखो पोजीशन ही नहीं बदल रहा है समय के साथ, समझ रहे हो, ये सेकंड वाला जो ग्राफ है इसको देखो कि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन भी जीरो है, और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट फोर्स क्या होता है, ये भी जीरो होती है। तो यहां पे भी क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स यहां पे कितना हो जाएगा, जीरो। अब थर्ड वाले को देखो, देखो थर्ड वाले में क्या हो रहा है ना कि पोजीशन बढ़ रहा है और टाइम के साथ साथ, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहां पे अगर कांस्टेंट होता तो सीधी लाइन होती, लेकिन ये तो कर्व है तो ये कांस्टेंट नहीं है, यहां पे नॉट कांस्टेंट लिखना, ठीक है, नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, और जब भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो नहीं होता, और नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो यही तो हम लोग से वो पूछ रहे थे कि भाई एफ नेट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। अब डी के बारे में सोचो, देखो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ पे सीधी लाइन है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि ये ना मतलब रिटर्न जर्नी हो रही है, ठीक है, पीछे की तरफ आ रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास लास्ट वाले का भी नेट फोर्स कितना आ रहा है, एफ नेट यहाँ पे जीरो आ रहा है। क्या ये चारों बातें आपको समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है कि अ सेलर जंप आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर। ये जो सेलर है ना ये क्या करता है, अब किनारे पे क्या हो रहा है, जंप कर रहा है छोटे से बोट से।
एज द सेलर जंप फॉरवर्ड विल द बोट मूव, इफ यस इन विच डायरेक्शन एंड वाई। आपसे खाली इसके बारे में बात नहीं चल रही है अभी, ठीक है, अभी पहले इसके बारे में बात चल रही है। तो बोलता है कि देखो अगर एक सेलर है, सेलर जो है ना वो शोर पे मतलब किनारा पे बोट से जंप करता है आगे की तरफ। जब भी बोट की तरफ आगे जंप करेगा ना तो ये क्या करेगा, ये बोट को पीछे धक्का देगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है ना कि जब सेलर आगे की तरफ जंप करता है मतलब शोर की तरफ जंप करता है तो वो बोट को ना पीछे धक्का देता है। और जब बोट को पीछे धक्का देगा तो बोट भी पीछे की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि बोट का मास बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये बड़ा सा जहाज होता ना तो ये पीछे नहीं जाता, क्योंकि उतने छोटे से फोर्स से कोई भी एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन चूंकि बोट छोटा है तो क्या होगा, बोट भी पीछे चला जाएगा और मैन जो है वो जो जंप किया है सेलर वो तो आगे जाएगा ही। तो ये इसका आंसर हो गया कि बोट विल गो बैक, है ना। और बोलता है कि इन विच डायरेक्शन, तो हमने यहां पे लिख दिया कि इट विल गो बैक, है ना, तो इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बोलता है कि ड्यूरिंग अ हाई जंप कौन सा डायग्राम लेना चाहिए, ये वाला डायग्राम। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला हुआ है कि ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट समझते हो ना, जिसपे कि ये गिरेगा आके, तो इसको बोलते हैं लैंडिंग मैट और सैंड बेड, जो या तो यहाँ पे बालू बिछा दिया जाएगा। क्यों बिछाया जाता है इसी के बारे में पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन क्या है कि एज लिख के बताता हूं। देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है कि एज अ पर्सन फॉल ऑन द सैंड बेड, जैसे कि इंसान अगर सैंड बेड पे गिरेगा ना तो चांसेस है कि वो इंजर्ड हो जाए। बट इस इंजरी को मतलब कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मोमेंटम को कम कर, चेंज इन मोमेंटम को कम करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो अगर ये बालू है, ये स्पंज जैसा है, तो यहां पे जब गिरेगा ना तो ये धीरे धीरे दबेगा ऐसे। जब मतलब टाइम बढ़ गया, और आपको पता है ना कि अगर टाइम बढ़ जाए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर ये बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और टाइम कैसे बढ़ाया मैंने, तो मैंने यहाँ पे एक मोटा सा गद्दा लगा दिया है। गद्दा लगाने से क्या होगा, ये ऐसे दबेगा तो इसको टाइम लगेगा दबने में। अगर यहाँ पे सोचो गद्दा नहीं होता तो फट से ऐसे गिर जाता कोई। तो टाइम को बढ़ा दोगे ना तो क्या हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा। और हम लोग यही चाहते थे कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसको नीचे गिरा रहा है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाएगी, वो कम हो जाए। तो इस तरीके से आपका क्या कर सकते हो कि फोर्स को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एक हैंड कार्ट है जो लोडेड विद वेजिटेबल है। हैंड कार्ट समझते हो ना, जो ठेला गाड़ी होता है, वो लोडेड है, उसपे वेजिटेबल्स बहुत सारे रखे हुए, वेंडर है वो आसपास घुमा रहा है उसको कि भाई सब्जी ले लो। और वो क्या करता है, वो एक खाली जो हैंड कार्ट था ना जिसपे कुछ नहीं रखा हुआ है, उससे टकरा जाता है। तो बोलता है ड्यूरिंग कोलिजन क्या क्या बातें हो सकती हैं, इसमें से कौन सा सही है। तो बोला हुआ है कि द लोडेड कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट। जो लोडेड कार्ट है वो ज्यादा जोर से फोर्स लगाएगा किस पे, एम्प्टी कार्ट पे। क्या ये बात सही लगता है आपको, तो आंसर इज नो, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि पता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। जितना जोर से, जितना तेजी से फोर्स लगा सकता है लार्जर कार्ट जो है ना, लार्जर कार्ट मतलब समझ रहे हो ना, जो भरा हुआ था जिसपे सब्जी रखी हुई थी, वो जितना जोर से टक्कर मारेगा एम्प्टी कार्ट को, एम्प्टी कार्ट भी उतना ही जोर से इस पे टक्कर मारेगा। मतलब दोनों जो है ना एक दूसरे को सेम टक्कर मारेंगे, सेम फोर्स लगाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द लोडेड कार्ट। बोलता है एम्प्टी कार्ट ना ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगाएगा लोडेड कार्ट पे। तो ये भी गलत है, दोनों तो इक्वल लगाते हैं ना, तो ये हो गया फॉल्स। अगला क्या बोलता है कि नीदर कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर। मतलब कोई भी कार्ट एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो भी बराबर बराबर। और ये लास्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है ना कि द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि लोडेड कार्ट और एम्प्टी कार्ट दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया यहाँ पे ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में दिया हुआ है एक्सेलरेशन और मास वर्सेज ग्राफ है। मतलब एक तरफ दिया हुआ है वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन और इधर मास दिया हुआ है। और हम लोग को क्या बनाना है ना, एक ग्राफ बनानी है जो होना चाहिए फोर्स और किसके का, मास का। तो मान लो यहाँ पे मैंने मास ले लिया और यहाँ पे हमने फोर्स ले लिया। अब एक चीज समझना
जैसे तुम्हें पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं एक सिचुएशन का ना ले लेता हूं कि मास कितना है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए मास है यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, और एक्सेलरेशन कितना है 5 है। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया, फोर्स इज इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन। अगर मैं एक और सिचुएशन पे लेता हूं फोर्स F2 लिख के, तो यहाँ पे मास जानते हो कितना है। देखो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे मास कितना है 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। और एक्सेलरेशन कितना है उस टाइम पे 2.5। तो अगेन तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी 10 आएगा, मतलब हर बार फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स अगर हर बार कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे कि इस तरीके से जाएगा, है ना, ये ऐसा सीधा लाइन बनेगा। यहाँ पे फोर्स वर्सेज मास का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये हम लोग को कैसे समझ में आया, ये छोटा सा कैलकुलेशन करके F1 और F2 यहाँ पे निकाल के, जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को क्या बोला हुआ है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, 10 kg मास का हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और क्या बोलता है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस ग्राफ। देखो फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और मैं इसको लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सोचो कि अगर मैं 4 से लेके 8 सेकेंड, यहां पे दिख रहा है 4 से लेके 8 सेकेंड वाला टाइम ले रहा हूं, तो मास तो 10 kg था ही, और टाइम हो गया आपके पास 4 सेकेंड। ओके, 4 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना बदला हुआ है, 20 से 30 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे 4 से 8 तक जाने में वेलोसिटी में कितनी बदलाव हो गई, 20 से 30। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 30 माइनस 20। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10, समझ लो ना, 10 इंटू 10 लिख देते हैं। और यहाँ पे आ गया 4, तो ये हो गया 2, यहाँ से 5, यहाँ से अगेन 2 से ये हो गया कितना 5। तो 5 5 जा 25 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा आसान सवाल था, जल्दी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला हुआ है ना कि अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, क्या है दिया हुआ, देखो मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है कितना 50 ग्राम, यहां लिख देता हूं। और क्या है, उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, देखो 100 मीटर पर सेकेंड। यहां पे लिखा हुआ है ना कि अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंटर अ हेवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। तो ये रहा अपना हेवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये रहा। ठीक है, इतना बड़ा सा ले लेते हैं ब्लॉक। अब इसमें देखो क्या हुआ, गोली एंटर कर गई, एंटर करके ऐसे ऐसे आई होगी, देखो ये है इसका रास्ता, और कुछ दूर तक मान लो वो एंटर हुई, यहां पे आके रुक गई गोली। और क्या बोला हुआ है कि एंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को बेटा 0.5 मीटर लिख सकता हूं क्या मैं। ठीक है, तो ये कितना दूर तक आगे जाने के बाद गोली रुक गई, बताओ 0.5 मीटर जाने के बाद। अब बोलता है कि एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। ठीक है भाई, बुलेट पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग को यहां पे गेस करनी है, ये एस्टिमेट करना है, मतलब कैलकुलेट करनी है दोस्त। तो बुलेट यहां से यहां चली, अब सोचो यहां पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई भाई 100 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली बुलेट जो है ना जाके रुक गया है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 मीटर। क्या हम यहां से ए निकाल सकते हैं, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मोशन पढ़ा है ना आपने, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। तो v तो 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर, और u की जगह पे क्या लिखोगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 0.5। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -100 का स्क्वायर इतना होता है, और ये 0.5 इंटू 1 कितना हो गया, ये 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 1, मतलब यहां पे a आ गया। तो a कितना आ गया, देखो a इज -10000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्या बोला है बताओ, आपसे पूछा है स्टॉपिंग फोर्स ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बुलेट का 50 ग्राम, ग्राम को केजी में कैसे लाओगे, तो 1000 से डिवाइड करके, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे 1, और 4 टाइम्स 0, 0 0 यहां से कैंसिल, यहां भी 0, एक और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 500 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि एन एस फुटबॉलर, एस मतलब समझते हो ना, जो फ्रंट में खेलता है, जो पेनल्टी वगैरह मारता है,
तो एज फुटबॉलर कन्वर्ट अ पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, फुटबॉल पहले देखो यार रुका हुआ होगा, ठीक है, यहां पे ये फुटबॉल ऐसे रखा हुआ है, फुटबॉल पहले रुका हुआ होगा, तो यू कितना है फुटबॉल का, 0 है। वी कितना हो गया, मतलब जैसे कि उसने किक किया तो कितना स्पीड में आ गया, 108 किलोमीटर पर आवर में आ गया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने का तरीका जानते हो ना, मोशन में पढ़ा है तुमने, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो 9 से 2 जा, और 9 से यहां पे आ गया 912, सो 2 से करोगे ना तो 6 आ जाएगा, मतलब 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ये v की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मुझे a मिल जाता तो तुम्हें पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दिया हुआ था अपने को कि फोर्स कि द एस्टिमेट फोर्स दे इंपार्टेड वाज 800 न्यूटन, तो 800 यहां लिख देते हैं। मास कितना है, मास द मास ऑफ द फुटबॉल वाज 0.4 kg। क्या हम यहां से a निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 800 डिवाइडेड बाई 0.4, डेसिमल हटाओगे तो यहां पे एक 0 लग जाता है, 4 से करोगे तो यहां कितना आ गया 2000। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2000 आ गई, 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछता है ना, कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम लोग को ना क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो अब सोचो कि क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी पता है ना कितना हो गया, जैसे उसने किक किया तो 30 मीटर पर सेकंड, पहले क्या था 0 था। a की वैल्यू कितनी है, a हमने निकाल रखा है 2000, और टाइम अपने को नहीं पता, तो क्या हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2000, यहां से इसको कैंसिल करोगे ना तो इतना आ जाएगा, मतलब 3/200 सेकेंड। अगर तुम इसको डेसिमल में लाना चाहो तो ले आ सकते हो, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं, आप डेसिमल में ले आना। तो टाइम क्या है, बहुत कम टाइम है, 3/200, ठीक है, इतना कम टाइम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला हुआ है ना, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा 2 kg का मान लो ऑब्जेक्ट, जो किस वेलोसिटी से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। फिर क्या बोलता है कि एनकाउंटर अ रफ पैच वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। जैसे उसको एक रफ सरफेस मिला ना, तो उसको उस पे क्या हो गया, फोर्स लगने लग गया। फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन वाला फोर्स। अब चूंकि वो उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन वाला फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट में लगेगा, 7 न्यूटन। बोलता है एट द सेम टाइम एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स 3 न्यूटन अपोजिंग द मोशन। 3 न्यूटन और लग रहा है जो मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब इधर ही लगेगा, ठीक है। बोलता है आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, मुझे बताओ कि जो नेट फोर्स है बेटा वो कितना लग रहा है, 7 और 3 मिलकर 10 हो जाएगा कि नहीं, तो 10 न्यूटन हो गया। मास आपको पता है ना, मास कितना है 2 kg। क्या आप a निकाल सकते हो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है ना, तो a अगर निकालना है तो क्या बोलोगे, F/m। फोर्स कितना है 10, और यहां पे मास कितना है 2, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहां लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये a की वैल्यू हो गई। अगर आपको a मिल गया तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, सोचो ये बॉडी चल कैसे रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में ये क्या बोला है कि रुक जाना चाहिए, है ना, तो रुक जाना है, मतलब v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू अपने को पता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में हम लोग को लेना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, मतलब इसको रोक दे रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गया। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाएं, तो v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है तो 10 का स्क्वायर, 2 इंटू ए के जगह पे यहाँ पे 5 लिखा मैंने, समझ लो ना, ये 5 है, मिटा के लिख देते हैं यार, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 5, ठीक है, और -5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस आगे भेज दिया ना मैंने, तो ये हो गया 5, और यहाँ पे s लिखा हुआ है। तो चलो इसको ना थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, क्या बोलोगे इसको कि ये हो जाएगा 0 माइनस 100 इज इक्वल टू -10s, तो ये हो गया -100 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया s। s की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, तो रुकने के पहले वो 10 मीटर और आगे तक जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब क्या बोला हुआ है ना, अ ट्रैक्टर पुल अ
हैरो मतलब समझते हो ना, वो जो ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे करके ना एक टूल लगा होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, विथ मास m1। मान लो इसका मास कितना था, m1 था। आगे में क्या है, ट्रैक्टर है, ठीक है, ये रहा ट्रैक्टर, ये रहा इसके पहिए, ठीक है। विथ अ नेट फोर्स f, इसको जब खींच रहा था तो नेट फोर्स कितना था, f था। बोलता है कि रिजल्टिंग एन एक्सेलरेशन a1, ये कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, a1। अब एक और सिचुएशन बोलता है कि द सेम ट्रैक्टर पुल अ ट्रॉली, ये ट्रैक्टर है और इसने क्या कर रखा है, एक ट्रॉली खींच रहा है। ये ट्रॉली मतलब पीछे डल्ला सा होता है ना, ये रहा ट्रैक्टर, जिससे ये रहा धुआं यहां निकलने वाला, ठीक है। तो क्या बोलता है कि ये जब खींचेगा ना, इसने भी क्या किया है, सेम फोर्स लगाया है। लेकिन उससे पहले रुको, बोलता है सेम ट्रैक्टर पुल अ ट्रॉली ऑफ मास m2 बाई प्रोड्यूसिंग अ फोर्स f, सेम फोर्स लगा रहा है यहां पे, बट एक्सेलरेशन यहां पे कितना हो रहा है, a2 हो रहा है। इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल द ट्रॉली विथ द हैरो, अगर ये ट्रैक्टर अब हैरो और ट्रॉली दोनों को पुल करे, ठीक है, ये रहा ट्रैक्टर का ट्रॉली और इसी के ऊपर ना हैरो रख दिया है मान ले, तो बोलता है कि देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2। समझ रहे हो ना क्या हुआ, पहले क्या बोला हुआ था, ट्रैक्टर जो है ना वो एक हैरो को खींचता है जो ऐसे करके बना होता है, तो उसको खींचता है ना, तो वो, और हैरो का मास m1 था तो उसको खींचते समय फोर्स f लगाता है और एक्सेलरेशन a1 होता है। सेकेंड टाइम में ट्रैक्टर जो है ट्रॉली को खींचता है, सेम फोर्स लगाता है, ट्रॉली का मास m2 दिया हुआ है, बट वो एक्सेलरेशन कितना करता है, a2। इस बार अगर दोनों को खींचे तो बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2, ठीक है। तो यहां पे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये लिख दिया, ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, तो m2 और यहां पे क्या है, a2, ये हो गया सेकेंड। तो यहां से अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो यहां लिख सकते हैं, देखो कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, m1 a1 इज इक्वल टू क्या आ गया, m2 a2, ठीक है। इसको रख लेते हैं अभी अपन। अब यहां पे बताओ, अगर ये ट्रैक्टर फिर से सेम फोर्स लगाएगा तो सेम फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक नया एक्सेलरेशन आएगा, मान लो वो a3 है, हमको a3 निकालना है, ठीक है। तो अब सोच रहे यार कैसे करें कैसे करें, तो एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं इसको हटा देता हूं, इक्वेट करने का कोई खास पर्पस बना नहीं। आप क्या करना ना यहां से, कि यहां से a1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहां से m1 देखो, यहां से ध्यान से m1 को तुम लिख सकते हो, देखो यहां पे लिखा हुआ था ना f इज इक्वल टू m1 a1, तो क्या लिख सकते हो, a1 इज इक्वल टू f बाई m1, यहां पे पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। क्या बोलेंगे, f बाई a1, और m2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो बताओ, तो यहां पे अगर मैं लिखा हूं f इज इक्वल टू m2 a2, तो आप क्या बोलोगे, m2 इज इक्वल टू f बाई a2, लिख सकते हो ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं f बाई a2, ठीक है। और यहां पे भी क्या लिखा हुआ था, f लिखा हुआ था, और ये है a3, हम लोग को a3 चाहिए, ध्यान रखना। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि f कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा, a1, और यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन a2, और यहां पे है a3, f और f यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 a2, यहां पे a1 और यहां पे a2, समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन का सम किया है मैंने। अब बताओ, ये a1 a2 उधर चला जाएगा ऊपर में, और a1 प्लस a2 यहां पे नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये कितना आ गया, a3, और आपसे ना a3 ही पूछा था, तो ये रहा अपना a3। तो डायग्राम्स वगैरह बहुत बनाने पड़े, और क्वेश्चन समझना मेन इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कैसे करें, कैसे कौन सी वैल्यू पुट करें, ये यहां पे इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला हुआ है कि व्हेन द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज अबाउट क्लोज टू अ मैग्नेटिक कंपास, द बार मैग्नेट एंड द कंपास निडल, ठीक है, एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इच अदर। सही बात है, देखो यहाँ पे एक हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, बड़ा सा बार मैग्नेट ले लिया, और इसके पोल के पास अगर मैं एक मैग्नेटिक निडल को ले जाऊंगा ऐसे करके, तो इस पे क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, या इधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, समझ लो ना, अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है। तो बोलता है कि हमेशा इसी में क्यों डिफ्लेक्शन होता है, बार मैग्नेट में क्यों नहीं डिफ्लेक्शन होता है, यही आपसे सवाल है ना। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे ना, कि सिंस
तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि बार मैग्नेट इज हेवी, सिंस बार मैग्नेट इज हेवी, बार मैग्नेट भारी होता है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, बट मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, वो तो हल्का होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो इधर या तो इधर। ठीक है, तो यही सवाल थे यहाँ पे। कभी कभी ना इस चीज को ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ एक इंसान को जितना जोर से अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, उतना ही जोर से इंसान भी अर्थ को खींच रहा है, तो हमेशा इंसान ही क्यों अर्थ की तरफ आता है, कभी कभी अर्थ क्यों नहीं आ जाता इंसान की तरफ? तो इसका भी रीजन यही होता है कि अर्थ बहुत भारी है, इसलिए वो नहीं मूव करता है, और इंसान जो है एज कंपेयर टू अर्थ बहुत हल्का है, तो इंसान क्या होता है, अर्थ की तरफ मूव कर जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है। तो ये सब इसके रीजन है, ऐसे वाले क्वेश्चन, कई क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हमको यही लिखना है कि जो हेवी है वो मूव नहीं कर रहा है, और जो लाइट वेट है वो क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पे कि मैं इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये सब लेके आऊंगा वहां पे। तब तक के लिए थैंक यू।